सबसे पहले हेलो क्लास, वेलकम टू अरिहंत। वही बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कैंडिडेट्स के लिए है। सबसे पहले पेपर में आता यही है कि कोई भी एडिशनल 15 आपको पता है, सबसे पहले जो 15 मिनट मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग विद द टाइम्स, 11 प्रिंटेड पेज हैं इस पेपर के अंदर, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए के अंदर कितने हैं मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सैम्पल पेपर को सोल्व करने की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत। अनीता इज सफरिंग फ्रॉम ड्राई एंड स्केली लीजन। उसकी स्किन कैसी हो रही है, ड्राई है, स्केली है। ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द कॉजेटिव फंगस। इसने बता दिया कौन कर रही है ये लीजन, स्केली लीजन फंगस कर रही है। कौन कौन सी हो सकती है, नाम बता सकते हैं आप लोग? यस मैम, एपिडर्मोफाइटोन, या फिर ट्राइकोफाइटोन। बेसिकली आपको क्या बताना है, इधर फंगस के नेम बताने हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंडोस्पर्म इज 12। क्या एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म आपको पता है बेसिकली क्या प्लॉइडी होती है आपके एंडोस्पर्म की? मैम एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है 3n, होती है कि नहीं? कितना बताया इसने, जो है 12, तो n क्या आया हमारे पास 4। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड, दैट इज 2n। तो 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो क्या होगा हमारे पास 8। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनू वॉज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, शी स्टार्टेड विद अ सिंगल डीएनए स्ट्रैंड एंड रैन साइकिल 6, कितनी 6 साइकिल चलाई इसने, किसकी, पीसीआर की, ठीक है। इसने क्या लिया, एक डीएनए स्ट्रैंड लिया। आपको पता है जब भी पीसीआर साइकिल चलेगी वो एक से क्या करेगी, डबल बना देगी, है कि नहीं? तो सबसे पहली साइकिल चली तब इसने 2 बनाए, है कि नहीं? इंटू 2 करते चलेंगे, है कि नहीं? जब इसने सेकंड साइकिल चलाई तब इसका इंटू 2 होगा तो कितना बन जाएगा 4 मैम। थर्ड साइकिल चलेगी जब 4 इंटू 2 होगा कितना बनेगा 8। अब हमारे पास फोर्थ साइकिल चली, 8 इंटू 2 16। हमारे पास कौन सी फिफ्थ साइकिल चली, उसमें इंटू 2 होगा डेट इज 32। फिर से इंटू 2 होगा 6 साइकिल पे। अब क्या आ जाएगा हमारा आंसर फाइनली 64, है कि नहीं? बिल्कुल यही होता है पीसीआर में। पीसीआर में क्या होता है आपको पता है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है किसका, डीएनए के स्ट्रैंड का, है ना। डीएनए के स्ट्रैंड की कॉपी बनाई जा रही है। एक साइकिल से कितनी कॉपी बनती है, एक की दूसरी कॉपी बना दी तो 2 पार्ट बन रहे कि नहीं? आपने देखा कितने बन जाएंगे आपके पास नेट, 64 स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग 6 साइकिल्स, है कि नहीं? चलिए आगे। At what stage of embryonic development can zygote be introduced in the fallopian tube in the ZIFT? ZIFT क्या है, ZIFT से देखो, that is zygote इंट्रा fallopian ट्रांसफर, है कि नहीं? यही चीज है मैम, बिल्कुल यही बात है। ZIFT यही होता है एक तरीके का। कैसा है, एक ये कैसा मेथड है, ZIFT इज एन आर्ट बोले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। When mother and father or the parents are not able to conceive the child, they visit to a doctor and tell about their problems and the issues that they are not able to conceiving. Okay, then doctor say, I will help you. How he will help you? How he or she will help you? They done this process of reproduction artificially or outside. बोले तो ex situ, in situ. You know ex situ, in situ. मे बी ex situ, मे बी in situ. क्या कर सकता है, 2 तरीके से हो सकता है ना। अब जाइगोट बाहर बन रहा है तो मतलब कैसा होगा, ex situ. ex situ क्या कर रहा है, उसने फर्टिलाइजेशन किया। ex situ मतलब फीमेल का ओवा लिया, मेल का स्पर्म लिया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, होते ही क्या बना, जाइगोट बन गया, है ना। अब वो जो जाइगोट कौन से स्टेज पे ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली आप लोगों को पढ़ना है मैम 8 to 16 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज पे।
इसी स्टेज पे क्यों? क्योंकि हमें ये कहाँ ट्रांसफर करना है मैम? फैलोपियन ट्यूब में। अगर इससे ज़्यादा स्टेज, ज़्यादा सेल वाली स्टेज आई, ज़्यादा ब्लास्टोमियर वाली स्टेज आई, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज आई, तो वो कहाँ जाएगा? यूट्रस में, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो जाएगा वो तो, है कि नहीं? हमें कहाँ भेजना है? फैलोपियन ट्यूब में। तो कौन सी स्टेज होगी? 8 to 16 ब्लास्टोमियस वाली। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। At which stage of embryonic development can zygote be introduced in the fallopian tube? वही सेम क्वेश्चन आ रहा है एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a cross is made between tall plant with yellow seeds and a tall plant with green seeds, what proportion of phenotype of offspring could be expected to be tall plants with the green seed? सबसे पहले tall plant with कैसे सीड है? येलो सीड है कि नहीं? फिनोटाइप बताना है, क्या हो सकता है? आप सबसे पहले ले आपका एक पार्टनर, ठीक है? अभी कौन कौन से गैमेट बनाएगा वो बता दें, और दूसरे वाला पार्टनर है आपके पास ये वाला, ठीक है? सबसे पहले इनके गैमेट बताएं, कौन कौन सा बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल वाई पहला, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल वाई, ठीक है जी। थर्ड वन स्मॉल टी कैपिटल वाई, फोर्थ वन स्मॉल टी स्मॉल वाई। कितने गैमेट बने? 4 तरीके के गैमेट बने कि नहीं? इधर हम देखते हैं हमारे सेकंड पेरेंट से कितने तरीके के बन सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, 2 तरीके के गैमेट बन रहे हैं, है कि नहीं? फिनोटाइप बनाना है, क्या बनाओगे? पन्नेट स्क्वायर बनाओगे। एक तरफ एक पेरेंट को रख दो, दूसरी तरफ दूसरे को। इधर क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल वाई, दूसरे वाला कैपिटल टी स्मॉल वाई, थर्ड वन स्मॉल टी कैपिटल वाई, फोर्थ वन क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये तो एक पेरेंट के लगा दिए हमने सारे गैमेट्स। दूसरे पेरेंट के बनाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। ऐसे बनाते हो कि नहीं पन्नेट स्क्वायर? अब बताओ क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसने क्या पूछा है? टॉल प्लांट्स विद ग्रीन सीड, मतलब क्या होना चाहिए? टॉल प्लांट्स विद ग्रीन सीड। एक तो कैपिटल टी आना ही आना चाहिए, लेकिन ग्रीन सीड्स चाहिए तो मतलब हम उसका कैसे रिसेसिव जीन होने चाहिए दोनों के दोनों, डेट इज वाई होना चाहिए। कैपिटल वाई तो कतई ही नहीं होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन देखिए, तो इसमें कैपिटल वाई आया, मतलब ये तो नहीं होगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या आएगा? कैपिटल टी नेक्स्ट क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल वाई। क्या ये होगा आपके पास टॉल ग्रीन? यस मैम ये होगा, एक तो आ गया। नेक्स्ट कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या इसमें आपके पास येलो आएगा? येलो है, मांगा है क्वेश्चन वाले ने, नहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया कि नहीं? नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल वाई, ऐसा ही बिल्कुल ये बनेगा हमारे पास टॉल येलो, ठीक है जी। नेक्स्ट कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा आ रहा है? येलो आ रहा है, हमें कैसा चाहिए? ग्रीन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, लगा दो क्रॉस। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैसा आ रहा है? ग्रीन, टी मतलब टॉल, तो ये हमारे पास डिजायर्ड है कि नहीं? बिल्कुल जी। नेक्स्ट कैसा आ रहा है? स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी आ रहा है, हमें कैसा चाहिए? एक कैपिटल टी तो चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लास्ट वन स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये कैसा होगा आपके पास? कैसा होगा? स्मॉल विद ग्रीन। ऐसा तो हमें चाहिए नहीं, हमें कैसा प्लांट चाहिए था? टॉल चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, है कि नहीं? हमारे डिजायर्ड कितने हैं? 1, नेक्स्ट 2, 3, कितने हुए आपके डिजायर्ड? 3 हुए। टोटल नंबर ऑफ कितने आ रहे हैं आपके पास? कितने पेयर्स हो सकते हैं? आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/8, है कि नहीं? आता है पन्नेट स्क्वायर बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A research scholar isolated a new restriction enzyme
एक स्कॉलर ने क्या करा, एक रिसर्चर ने क्या करा, हमारे पास एक नया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या चीज है जी मैम? ये तो क्या है, एक हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर है, एक ऐसी कैंची है जो हमारे जीन्स के साथ खेल खेलती है, जीन्स को कट करती है एक पर्टिकुलर साइट पे, है कि नहीं? एक नया एंजाइम निकाला किससे? थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से, पर्टिकुलरली उसकी कौन सी स्ट्रेन? YT3। कौन सा एंजाइम है ये? 4th एंजाइम निकाला है उसी स्ट्रेन से। तो इसका नाम इसने क्या पूछा है, इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग? तो याद करो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले जीनस का नाम, पहला एक वर्ड, जीनस का एक वर्ड लिया T। नेक्स्ट स्पीसीज के लिए जाते हैं 2 वर्ड, TAQ, यही होता है। फिर स्ट्रेन का लिया जाता है, स्ट्रेन का लिया जाता है सिंगल वर्ड Y, है कि नहीं? कौन सा है ये? कौन सा नंबर ऑफ पे निकाला हमने? 4th। तो इसका आंसर क्या आएगा? टेक Y4। ये इसका क्या होगा? एंजाइम का नाम होगा। ऐसे ही होता है, यही है नोमेनक्लेचर। सबसे पहला वाला वर्ड किसका होता है हमारे पास? जी मैम, जीनस का। सेकंड 2 वर्ड किसके होते हैं? स्पीसीज के। थर्ड वन इज द किसके लिए? स्ट्रेन के लिए। फोर्थ और लास्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ, कौन से ऑर्डर पे, मतलब कितने नंबर पे हमने ये निकाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ, हमें बेसिकली क्या करना है? पिरामिड बनाना है। ठीक है, किसके लिए? एक इकोसिस्टम है, उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। सबसे पहली चीज, सिंगल लार्ज एक्वेटिक प्लांट। प्लांट आपको पता है, पहली चीज क्या दी? प्लांट दी। सेकंड चीज क्या दी? स्मॉल हर्बीवोर फिश दी। ठीक है, विच आर कंज्यूम्ड बाय अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेडेटर फिश। ठीक है, 3 दिए आपके पास, 3 का पिरामिड बनाना है। आपको पता है सबसे पहले खाना कौन बनाता है हमारी धरती पे? मेन प्रोड्यूसर कौन है? हमारे पास प्लांट है। प्लांट से ही तो आगे खाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक को फूड में कन्वर्ट करने वाले कौन है हमारे पास? सिर्फ प्रोड्यूसर है। ओनली क्या है हमारे पास? प्लांट्स है कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे पिरामिड के अंदर सबसे नीचे जो होगा वो कौन होगा? प्लांट्स होंगे। प्लांट्स होंगे कि नहीं होंगे? ये एक्वेटिक, सिंगल लार्ज एक्वेटिक प्लांट होगा। नंबर 1 लिख दूं, है कि नहीं? इसको खाने वाली कौन सी होगी? छोटी हर्बीवोर फिश। सेकंड नंबर पे हर्बीवोर फिश। इनको भी खाने वाली कौन होगी हमारे पास? प्रेडेटर फिश, जिसका नाम एग्जांपल दिया इन्होंने क्या? किंग फिश। तो ऐसा क्या होगा आपके पास? पिरामिड बनेगा। ऐसा ही बनेगा कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, चिकनगुनिया होता है किससे? एडीज। चिकनगुनिया का वेक्टर कौन है? एडीज। मलेरिया का आप लोग बताएंगे कौन है? मैम एनोफ्लीज। क्या नाम है उसका? एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज बोला जाता है कि नहीं? बिल्कुल। नेक्स्ट, अ यंग बॉय नेम्ड अर्जुन हैज अ सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल। ही एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट फटीग। फटाफट से उसको बहुत जल्दी थकावट आती है। एंड शो साइन ऑफ डैमेज टू किडनी। उसको देखने को मिल रहा है उसके बॉडी के अंदर जो किडनी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? खराब होती जा रही है। जेनेटिक एनालिसिस रिवील अ सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन द कंडक्टिंग ऑफ बीटा ग्लोबिन। उसने क्या देखा कि बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर, उसके बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर एक पॉइंट पे क्या आ रखी है? उसके म्यूटेशन आ रखी है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण अर्जुन की सेल आरबीसी कैसी आ रही है? सिकल शेप्ड आ रही है कि नहीं? तो इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक फिनोमिना मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ द अर्जुन। अर्जुन को सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? बहुत सारे आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? तो ये कौन सा फिनोमिना हमें पता लगाता है? क्या ये पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस अलग अलग जीन से इनहेरिट हुए? नहीं जी मैम। क्या 2 जीन्स का डोमिनेशन इकट्ठा हो रहा है? कोडोमिनेंस? नहीं मैम। प्लियोट्रोफी, प्लियो मतलब बहुत सारे, है ना? तो बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल जी मैम, इसका आंसर क्या आएगा? सी। ना ही ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ऐसा तो है नहीं कि आपके आरबीसी में एक क्या है? सिकल शेप का होता है टाइप का एलील, और एक क्या होता है? नॉर्मल एलील, बाइकनकेव वाला। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं इसलिए, और ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन हो रहा है और अलग अलग सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, जो क्या कारण है? प्लियोट्रोफी, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, कीवी इज अ डाइशियस स्पीसीज। डाइशियस मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे? इकट्ठे मिलेंगे आपको। ठीक है, एक ऐसा प्लांट दे दिया जिसमें मेल और फीमेल क्या है? आपको इकट्ठे देखने को मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी डेफिनेटली रूल्ड आउट एज अ पॉसिबल मोड ऑफ पॉलिनेशन इन दैट केस?
इनमें से हम कौन कौन सा क्या कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए क्लिस्टोगैमस ऑटोगैमी। क्लिस्टोगैमस मतलब ऐसा फ्लावर जो क्या हो, कभी ओपन ही ना हो, है ना, अंदर के अंदर ही क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। लाइक हम क्या बोलते चलते हैं, जैसे कि हमारे पास सनफ्लावर होता है, चैस्मोगैमस जैसे कि जो ब्लॉसम हो, जो खिले, है कि नहीं, वो क्या होते हैं, चैस्मोगैमस, उनमें आपस में ही हो। एक होता है जिटोनोगैमी, एक होता है जीनोगैमी, एक वर्ड होता है ऑटोगैमी। यही 3 वर्ड होते हैं, कंफ्यूजन होता है कि नहीं। चलो इसको दूर करते हैं। सबसे पहले एक फ्लावर बनाते हैं, बनाया, इसी का हमने क्या करा, इसी प्लांट का हमने दूसरा फ्लावर बना दिया, एक अलग से तीसरा कोई प्लांट है। ठीक है, ये 3 प्लांट है। जब इसी के अंदर होगा सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी। जब सेम प्लांट के 2 फ्लावर में हो रहा है, दैट इज नोन एज जिटोनोगैमी। जब 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है, दिस इज नोन एज क्या कहलाएगा, ये जीनोगैमी कहलाएगा, है कि नहीं। अब आपको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी डेफिनेटली रूल्ड आउट एज अ पॉसिबल मोड ऑफ पॉलिनेशन। डाइशियस है, डाइशियस है मतलब क्या है, ऑब्वियसली मेल और फीमेल क्या है आपके पास अलग अलग, डाई मतलब 2 बॉडी है अलग अलग। ठीक है जी, अब 2 है तो ऑटोगैमी का नाम आते ही ऑटोगैमी तो कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, यही बात है, हो गई कैंसिल। जिटोनोगैमी क्या है, एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर्स में हो जाए, नहीं, डाइशियस है, प्लांट ही डाइशियस होगा, एक मेल प्लांट है तो मेल ही मिलेगा, दूसरा फीमेल है तो फीमेल ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली क्या बचा, जीनोगैमी, है कि नहीं। बाकी कौन कौन से ऑप्शन रूल आउट हो गए हमारे पास, PQRS, PQRS तो बचेगा, S से तो होगा, तो अब आंसर क्या आएगा, D। क्या आएगा जी, D। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड असर्शन एंड रीजन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले एन अमीनो एसिड इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल जी, पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमीनो एसिड के बीच में, पूरी किसकी है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। इज नॉट ऑलवेज अल्टर्ड इवन ड्यू टू चेंज इन 3rd नाइट्रोजनस पोज, बिल्कुल आप लोग जानते हो हर एक अमीनो एसिड 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना हुआ है ना, AAG, AUG, यही है, यही कोडॉन्स होते हैं, बिल्कुल। और अगर आप 3rd चेंज करते हो तो ज़रूरी नहीं है अमीनो एसिड चेंज हो, ऐसा नहीं होता है, बात तो ठीक है जी मैडम। द अमीनो एसिड डज नॉट चेंज ड्यू टू डीजनरेसी, इस चीज को क्या बोला जाता है, डीजनरेसी बोला जाता है, बिल्कुल जी मैम, तो ये चीज भी सही है और इस चीज को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं कर रही, बिल्कुल। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर क्या आएगा, ए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, यही असर्शन रीजन आ रहा है फिर से। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया इकोलाई, क्या इकोलाई से निकलता है, नहीं मैम, किससे निकलता है वो, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से निकलता है जी नहीं, तो मतलब असर्शन तो गलत ही हो गया ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलत हो गया। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्रिस्टलाइन स्टेट, बात तो सही है जी, क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, बाय द अबोव मेंशन्ड, इसने ये क्यों बोल दिया, ये बोलते ही कर दी ना गलती, अबोव मेंशन्ड, अबोव कौन मेंशन्ड है, इकोलाई, तो रीजन भी गलत हुआ, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा, डी, है कि नहीं, क्या आएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर टेंड्रिल्स ऑफ वाइन एंड पी कंसिडर्ड टू बी एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस मतलब अलग अलग जगह से आ रहे हैं लेकिन काम क्या हो रहा है, सेम, 2 वर्ड होते हैं, कंफ्यूजन करते हैं। होमोलोगस मतलब एक जैसे, एक ही जगह का ओरिजिन है और काम एक जैसा कर रहे हैं। एनालोगस मतलब अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं। अब इनको एनालोगस क्यों बोला गया, टेंड्रिल का काम क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट का होता है, या फिर किसका होता है, क्लाइंबिंग का काम होता है, ये काम होता है हमारे टेंड्रिल भाई साहब का, है ना। तो इसका मतलब दोनों में टेंड्रिल तो है, दोनों का काम तो सेम है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वाइन वाला प्लांट है उसका टेंड्रिल कौन सा है, स्टेम टेंड्रिल है, जो स्टेम से निकल रहा है। पी प्लांट है उसका टेंड्रिल कहाँ से निकल रहा है हमारे पास, लीफ से। तो डिफरेंस पता लग गया, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, है कि नहीं, होगी बात क्लियर। चलिए, रवि वांटेड टू ग्रो राइस इन हिज फील्ड, रवि अपनी फील्ड में क्या करना चाहता है, राइस उगाना चाहता है। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन,
आपको पता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब, डिग्रेड मतलब खत्म होता जाना, है ना। इन्वायरमेंट में किस चीज की कमी होती जा रही है? बेसिक न्यूट्रिएंट्स की, है ना, आपको पता है। इसीलिए सो ही डिड नॉट वांट टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर, इसलिए आपके फार्मर्स क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब ये बहुत कंसर्न है, इसलिए किसका यूज नहीं कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या बायोलॉजिकल मेथड आप रवि को सुझाओगे? अब आप लोग तो बायोलॉजिस्ट हो, क्या बोलोगे रवि को कि आप ये करो, इससे आपको केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी राइस फील्ड अच्छी हो जाएगी। आपको पता है राइस को क्या चाहिए मैक्सिमम ग्रोथ के लिए? नाइट्रोजन। तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन देने हैं किसको? राइस को, है ना। तो हम क्या बोलेंगे रवि को कि तू बैक्टीरिया ही ग्रो करना शुरू कर दे। कौन से वाले बैक्टीरिया आपकी फील्ड में? डेट आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पर्टिकुलरली कौन से हमारे पास? साइनोबैक्टीरिया है कि नहीं? कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हमारे पास? एनाबीना है, नोस्टोक है कि नहीं? यही है। तुम इनको बोल सकते हैं, आप क्या कर सकते हो? इनको ग्रो कर सकते हो। जैसे कि आप अजोला को साथ में ग्रो करोगे, ये एक ऐसा प्लांट है जो अपने साथ में साइनोबैक्टीरिया को कंटेन रखता है। पर्टिकुलरली कौन सा? एनाबीना नाम का। अब जितना एनाबीना होगा, जितना अजोला आप उगाओगे, अपने रवि भाई साहब क्या करेंगे? जितना अजोला नाम की जो हमारे पास है प्लांट, उसको ग्रो करेंगे तो वो उतना उसके साथ क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया होगा। एनाबीना जिसका काम क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्स करना। नाइट्रोजन ज्यादा होगी सोइल में तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब ज्यादा होगी और आपकी फील्ड क्या होगी? इंप्रूव होगी। किसकी? राइस की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंड द एनपीपी। एनपीपी की फुल फॉर्म बताओ। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यही होती है कि नहीं? प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है हमारे पास? नेट टोटल प्राइमरीली शुरुआती प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है? डेट इज अवर एनपीपी। रूल ऑफ इक्विवेलेंस स्टेट दैट इन डीएनए एडेनिन इक्वल्स टू थाइमिन एंड ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन। वही है, एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा? थाइमिन से। तो इसलिए जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। दिस इज ड्यू टू बेस पेयरिंग इन डबल हेलिक्स। बिल्कुल। 10 प्यूरिन्स आर इक्वल टू पायरिमिडिन्स। आपको पता है प्यूरिन्स क्या है? छोटा वर्ड है पायरिमिडिन्स के कंपैरिजन। तो हमारे पास प्यूरिन्स कौन कौन से हैं जी? हमारे पास है साइटोसिन और थाइमिन, यही है। पायरिमिडिन्स कौन से हैं हमारे पास? एडेनिन और ग्वानिन। इन्होंने क्या बोला? एडेनिन जितने होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने क्या होंगे? ग्वानिन होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं जितने एडेनिन ग्वानिन उतने साइटोसिन, है ना। ये कौन सा रूल बताया? ये कौन से साइंटिस्ट ने हमें प्रूव किया? डेट इज एरविन चारगफ। कौन थे वो भाई साहब? एरविन चारगफ थे। यही थे एरविन चारगफ का रूल भी यही है कि नहीं? चलिए, A bilobed diathecious anther has 100 microspore mother cells per microsporangium. How many male gametophyte can this anther produce? बता सकते हो आप लोग? Bilobed diathecious, बाइलोब्ड है। एक लोब में कितने आपको माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलते हैं जी मैम? एक लोब में देखने को मिलते हैं जी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। सही बोला मैंने? इसने क्या बोला है? कैसा है? बाइलोब्ड है, मतलब 2 लोब हैं, तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसने बोला एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितनी मदर सेल्स हैं? 100 मदर सेल्स। 100 हैं 100 मदर सेल्स हैं। इनमें क्या होगा हमारे पास? मियोसिस होगा, है कि नहीं? और ये कितने कॉपी बनाएंगी? 4, तो 100 × 4, है ना। ये था एक स्पोरेंजियम की कहानी। एक स्पोरेंजियम कितने प्रोड्यूस करेगा? 400 क्या एंथस प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं? कितने गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा? 400। कौन? एक माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4, तो 4 × 400। तो टोटल हमें कितने गैमेट, मेल गैमेट देखने को मिलेंगे? डेट इज 1600। समझ आया कि नहीं? आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम गिवन बिलो। बीच नीचे का आपको एक डायग्राम दे रखा है, जो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में। क्या लिख रखा है? फिटस इन किसमें? यूटरस में। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा? बेसिकली क्रोनिक विलाई बनने लग गई है, यही देख रहे हो आप।
तो दिस इज अवर, ये क्या है आपका बी, क्या है बी इज अवर प्लेसेंटा। क्या है आपके पास, प्लेसेंटा है कि नहीं, सही बात है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको कोई स्टेटमेंट दी, उसके लिए रीजन बताना है। समीर ड्रू अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड शोड इट टू हिज टीचर, हिज टीचर रिजेक्टेड द डायग्राम। टीचर डायग्राम को रिजेक्ट क्यों करेगा, इसका मतलब डायग्राम ही गलत है। अब देखिए क्या क्या गलती है। सबसे पहली चीज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नहीं मैम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज अवर हेड, दिस इज अवर मिडल पीस, क्या ये हमारी टेल है, नहीं मैम ये टेल नहीं है। दिस इज अवर टेल, है कि नहीं, पता लगा ली गलती, है कि नहीं, लगाई कि नहीं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दिस इज अवर, ये क्या होता है आपका हेड, हेड होता है कि नहीं, हेड ही किसको करता है, ब्रेक करता है। क्या ये आपके पास मिडल पीस है, मिडल पीस इज दिस पार्ट। तो आपने क्या देखा, सी ओ डी क्या है आपके पास, गलत है कि नहीं। चलिए, even under similar environmental condition decomposition of the exoskeleton of millipedes occurs more slowly than the leaves। millipedes क्या है, एक तरीके का क्या है, आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड है कि नहीं, बिल्कुल, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब आपने देखा होगा बेसिकली आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर काइटिन का क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। कैसे होते हैं ये, जॉइंटेड लेग्स वाले होते हैं, है ना। और आपने क्या देखा, इसने बोला कि लीव्स के कंपैरिजन में इनका डिकम्पोजिशन स्लो होगा, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर एक स्पेशल लेयर है जिसका नाम क्या है, काइटिन, है कि नहीं, रीजन पता लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, जो बेसिकली आपके 2 मार्क्स कैरी करते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सो लेट्स सोल्व दिस। सबसे पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी व्हेन क्या है, 1 लाख, कितना बोला इसने, 1 लाख बोला कि नहीं। जूल ऑफ सनलाइट इज अवेलेबल, लेबल एट ऑल इट्स ट्रॉपिक लेवल। आपको पता है बेसिकली यहाँ पे क्या फॉलो होता है, 10% एनर्जी लॉ, जिसका मतलब क्या है, अलग अलग अगले ट्रॉपिक लेवल में जो अभी हमारे पास एनर्जी है उसकी 10% ही जाती है कि नहीं, यही फॉलो होता है। तो अब देखो कैसे बनाओगे। इतने आपके कितनी है, 1 लाख जूल किससे आ रही है, सन से आ रही है, बताया क्वेश्चन ने। सबसे पहले कौन गेन करेगा, प्लांट। प्लांट ने कितनी गेन करी आपने देखा, आपको पता है 10% मतलब आप बोलोगे कि किसी भी चीज़ का मान लो आपको x का 10% निकालना है, 10/100 करोगे, कितना होगा, हमेशा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे x/10 से, है कि नहीं, बिल्कुल। x आपके पास कितना है, इतना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे इतने से, 1/10 से, करा, क्या है आपके पास, ये कम हो गया, कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 5, हमारे पास यहाँ प्लांट के पास कितनी आ गई, 50, है ना, कितना हुआ 50 मतलब 1 लाख हो गई, वो क्या थी, 10 लाख थी, यही था। नेक्स्ट, अब वापस से इसका क्या होगा, वापस से इसका 1/10 होगा, 1/10 होगा, एक और जीरो कैंसिल हो जाएगी, इट विल बिकम कितना बन जाएगा, 10,000 बना कि नहीं। अब फिर से 10,000 का 1/10 होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 1000 जूल। तो आपने क्या देखा, फाइनली कार्निवोर के पास कितनी जा रही है, 1000 जूल। अब कार्निवोर से आपको मान लो इसको क्या होता है, लायन लास्ट में खा लेता है, डेट इज अवर कार्निवोर। तो फाइनली जो आपके पास कितनी बची एनर्जी कार्निवोर तक आई, डेट इज अवर 1000 जूल, बिल्कुल। 10 लाख से कितनी बच गई, सिर्फ 1000 जूल बच गई। नेक्स्ट, a graph given below is based on the data collected from a survey conducted on the species richness of a group of mammal in 3 different climatic regions वर्ल्ड। अब ये अलग अलग जगह पे आपको क्या मिल रही है, आपको स्पीसीज मिल रही है। एक तो है हमारे पास कौन सा, ब्राजील, फ्रांस, नॉर्वे। ब्राजील हैज 540 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, फ्रांस हैज 303 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, नॉर्वे हैज 65। तो ऑब्वियसली हमारे पास नॉर्वे कौन सा है, ये वाला है जिसमें कम है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा किसमें बताई, 540, डेट इज अवर ब्राजील। बीच वाली किसमें बताई, हमारे पास फ्रांस में, ऐसा है कि नहीं। तो हमें इससे पता लग रहा है नॉर्वे इज एन पोलर रीजन, फ्रांस इज एन टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल इज एन ब्राजील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बेस्ड ऑन द स्पीसीज रिचनेस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ दीज कंट्रीज इन द रिस्पेक्टिव क्लाइमेट। वही जो हमने ग्राफ में अभी किया सॉल्व, यही फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि नहीं।
ब्राजील कैसी है? ट्रॉपिकल है। फ्रांस कैसी है? टेम्परेट है। नॉर्वे कैसी है? आपकी पोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इन विच क्लाइमेटिक रीजन यू प्लेस इंडिया? इंडिया किसके अंदर आता है? आप लोग जानते हो इंडिया इज कमिंग अंडर, किसके अंदर आता है? ट्रॉपिकल के अंदर, है ना। आपने देखा होगा कितनी सारी प्रजातियां हैं इंडिया के अंदर, बिल्कुल एवरग्रीन, है ना। तो इंडिया इज कम अंडर ट्रॉपिकल रीजन, है कि नहीं? मानते हो बिल्कुल बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द HIV लेवल इन द ब्लड एंड हेल्पर T सेल काउंट इन द पर्सन डिटेक्टेड विद एड्स। एक एड्स का पर्सन आता है, ठीक है, आप उसके अंदर क्या देखते हो, विद टाइम उसके बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर कितनी क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर हेल्पर T सेल का लेवल कैसे वेरी कर रहा है और वायरस का लेवल कैसे वेरी कर रहा है। ये आपको ग्राफ दिखा दिया। आपने क्या देखा, हेल्पर T सेल नॉर्मल होती है, सडन कम हुई, वापस बीच में नॉर्मल आई, फिर बहुत ज़्यादा कम हो गई, इम्यूनिटी वीक हो गई। वायरस स्टार्टिंग में आया, एकदम इंक्रीज देखने को मिला, जब क्या हुआ था हमारे T सेल के अंदर कम हो गई थी, वापस से जब T सेल बढ़ी तब वापस से आया, क्या होगा, वायरस कम हो गया, और फिर वापस से वायरस बढ़ गया जब T सेल कम हुई। T सेल कौन है आपकी? T सेल आर बेसिकली द WBC, जिसका काम क्या होता है, फाइट करने का, है ना। तो जब तक WBC होगी, जब तक फाइटर होंगे, आपके पास वायरस या कोई इन्फेक्शन नहीं आ पाएगा। अभी ये क्या कर रही है, इस T सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दे रही है, तो इसका मतलब वायरस अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। सही बात है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड बिटवीन द वायरल लोड एंड द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द इनिशियल इन्फेक्शन। शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में क्या हो रहा है कि वायरल लोड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, हमारे पास T सेल काउंट के अंदर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। यही इनिशियल वायरल स्पाइक हुआ, वायरस एकदम से बढ़े तो T सेल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। फिर बाद में आपने क्या देखा, पार्शियल रिकवरी हुई, फिर से इम्यून सप्रेशन आ गया। हुआ कि नहीं? इम्यून सप्रेशन मतलब यहाँ पे क्या है, T सेल फिर से क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। आपने देखा कि नहीं ग्राफ में, यही देखा, पहले वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ा, वो कम हुआ, है ना, उस टाइम आपकी T सेल वापस रिकवर करने लगी थी, ऊपर आने लगी थी, फिर अचानक से सप्रेशन आ गया, है कि नहीं। नेक्स्ट, इज द वायरस परमानेंटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जस्टिफाई योर आंसर। क्या किसी भी टाइम आपकी बॉडी में से वायरस बिल्कुल गायब हुआ, कभी हुआ इसके अंदर? नहीं। या तो वो इस टाइम लेटेंट फेज में चला गया, या फिर वो फंक्शनल फेज में था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो, कभी भी नहीं। वायरस इंटीग्रेट्स या फिर लेटेंट इन द होस्ट सेल, या तो वो बढ़ता जाता है या फिर होस्ट सेल के अंदर डोरमेंट स्टेज में रह जाता है। ठीक है। एज अ वॉलंटियर फॉर एन अवेयरनेस प्रोग्राम इन रूरल एरिया, यू हैव बीन आस्क्ड टू डिजाइन अ पोस्टर ऑन सेक्सुअल हेल्थ, हाईलाइटिंग द बर्थ कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल टू मेल्स. What two contraceptive method for male will you highlight in the poster that have negligible chance of failure? जिनका फेलियर का चांस बहुत कम है, mention the working principle of each of the method. आपको पता है सबसे पहले नाम आता है, कभी वो फेल ही नहीं हुआ, मतलब कभी भी चांस ही नहीं है प्रेगनेंसी के, वो कौन सा है? आप क्या करो, स्पर्म का निकलना ही बंद कर दो, डेट इज नोन एज, क्या बोला जाता है, परमानेंट मेथड होता है, सर्जिकल मेथड है। क्या नाम है इसका, वैसेक्टोमी। क्या नाम है जी, वैसेक्टोमी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको टाई कर देते हैं। नेक्स्ट, आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा बैरियर मेथड, टेम्परेरी मेथड है, बैरियर की तरह काम करता है, फीमेल जेनाइटल के अंदर जाने ही नहीं देता स्पर्म को। वो कौन है जी हमारे पास, कॉन्डम। कौन है जी, कॉन्डम बाबा जी। चलिए यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। भाई बताओ कौन सा डायग्राम है, क्या चीज है ये, कौन सी मशीन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तो पता है ना आप लोगों को। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है, आइडेंटिफाई द एनोड। एनोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, होते हैं नहीं। डीएनए को हम एक जगह लोड करते हैं, डेटा रवर यहाँ पे ए साइड पे, वेल पे, ये कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ, डेटा रवर एनोड, है कि नहीं, कैथोड से एनोड की तरफ। तो हमें ये तो पता लग गया मैम कि एनोड कौन सा है, बी है। ठीक है। हाउ आर दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज्ड। अब हमने इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैसे देखा, हमने इनमें क्या करा, इथिडियम ब्रोमाइड डाला,
है ना। हमने क्या देखा, एग्रोस जेल के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, उन पे हमने क्या डाला, इथिडियम ब्रोमाइड, और हमने क्या डाली, यूवी रेडिएशन डाली, जिसके कारण हमें ऑरेंज ऑरेंज चमकते हुए दिखे। यही हुआ, हमने क्या डाली, यूवी रेडिएशन, जिसके कारण हमें ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखे। Next, microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum. Obviously, type of alcohols, है ना, different. Depending on the type of the raw material used for the fermentation and the type of processing, different type of alcoholic drinks are obtained. ठीक है, अलग अलग तरीके से। अब क्वेश्चन क्या है, उस पर आते हैं। मेंशन द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू प्रिपेयर फर्मेंटेड बेवरेजेस। कौन सा है, फंगस का नाम क्या है, याद होना चाहिए आप सभी को, फंगस का नाम है सैक्रोमाइसिस क्रेवेसी। याद रहेगा कि नहीं? ये किसको, ये एक ऐसी यीस्ट है जो अल्कोहल को बनाने में क्या कर रही है, हमारे पास मदद कर रही है। इसने क्या बोला, नेम एनी वन बेवरेज ऑब्टेन्ड विदाउट डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। अब जो फर्मेंटेशन हुई ना, जो हमने यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन की, उसको अब हम डिस्टिल नहीं करेंगे, उसको हम क्लियर नहीं करेंगे, जो हमें डायरेक्ट मिल रही है, जो क्या है, ज़्यादा ही प्योर फॉर्म है, उसके एग्जाम्पल बताएंगे, डेट इज अवर वाइन। क्या नाम है उसका एग्जाम्पल, एक तो वाइन है एंड सेकेंड वन इज द बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रयान हैज डेवलप्ड अ जीएम ऑर्गेनिज्म। जीएम, व्हाट इज जीएम? जेनेटिकली मॉडिफाइड। रयान ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल ही अप्रोच टू ऑब्टेन द क्लियरेंस फॉर इट्स मास प्रोडक्शन। आता है आपके एनसीईआरटी में, GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड एडवोकेट कंपनी, है ना, GEAC। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जानते हो, विच बायोएक्टिव प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, है ना। एम्फाइसीमा आपको पता है, एम्फाइसीमा किसके कारण होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम का एंजाइम नहीं बनता, तब होता है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से क्या दे सकते हैं इस ऑर्गेनिज्म को, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, है कि नहीं। इन अ बार्न देयर वर 30 रेट्स, कोई एक जगह है जहाँ पे हमें 30 रेट्स देखने को मिल रहे हैं। 5 मोर रेट्स एंटर्ड द बार्न। क्या बोल रहे हैं, चलो इसी को साथ के साथ लिखते हैं। एक जगह 30 रेट्स थी, ठीक है, अब उसमें अब चीज़ें जोड़ेंगे कम करेंगे, जो भी हो गया अंदर के अंदर देखते हैं। 5 मोर रेट्स एंटर टू द बार्न, ठीक है, 5 ने एंटर किया, यही है। नेक्स्ट प्लस का सिग्नल, है ना। 6 ऑफ द रेट्स वर ईटन बाय द कैट्स, मतलब 6 मर गए, उसमें से कितने कम हो गए, 6 कम हो गए, है कि नहीं। नेक्स्ट, इफ 8 वर बोर्न ड्यूरिंग द सेम पीरियड, अगर उसी टाइम हमारे पास क्या 8 भी नए बच्चे आ गए। 7 रेट्स लेफ्ट द बार्न, 7 ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे जी, हमारे पास माइनस साइन, ये होगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना होता है देखो, -7 -8 कितना बचा, +1, ये कितना बचा, -1, कितना बना, 0, तो 30 + 0 30 नेट कितने बचे इसके अंदर, ऑब्वियसली 30 रेट्स ही बचे। बिल्कुल, ये तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इजी सा। डिफाइन द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैरी करना मतलब उठा के लेके जाना, किसी की कैपेसिटी की कोई कितना उठा के ले जा सकता है ना, इस चीज़ से समझ रहे हो। अब कैसे बोल रहे हो मैम आप, ये है कैरिंग कैपेसिटी, ऐसे है, आपको पता है हर एक इन्वायरमेंट में, हर एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड होता है ना, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता है वो स्पेसिफिक अमाउंट। अगर आपको मैंने बोला कि अगर इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, ये एक फील्ड है, इसके अंदर अगर 5 kg क्या है हमारे पास क्रॉप है, तो वो स्पेसिफिक है पर्टिकुलर, मान लो कितने लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, है ना, और वो 10 को क्या कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। दिस इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, है कि नहीं। हैबिटेट्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक, आपको पता है कोई भी हैबिटेट मतलब कोई भी जगह है, उसके लिए उस जगह में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज ही क्या करेगी, ग्रो करेगी। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, फेवरेबल है। सबसे पहली चीज, वो हैबिटेट कैसी है, एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक है, एंड हैव रिसोर्सेज अप टू अ लिमिट, और जिसके पास रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। डेट कैन सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू ग्रो, वो कोई पर्टिकुलर एक नंबर है, उन्हीं को मतलब कुछ ही लोगों को, कुछ मैक्सिमम नंबर को ग्रो कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस, है ना।
दिस लिमिट ऑफ द हैबिटेट टू सबसिस्ट अ स्पीसीज इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ये जो लिमिट है जहां तक वो क्या कर सकते हैं, उन इंडिविजुअल को ग्रो करवाने में, रिप्रोड्यूस करवाने में मदद करेगी, दिस इज नोन एज अ कैरिंग कैपेसिटी। है कि नहीं, रहेगा याद। चलिए, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोइंग द पैटर्न ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन द फैमिली। पेडिग्री चार्ट है, ठीक है जी। देखिए, स्टेट द जीनोटाइप ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट्स। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या है, ए है, तो ए कैसा हो सकता है आपके पास, आई ए हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, दोनों के दोनों आई ए हो, या क्या हो आपके पास आई ए और ओ वाला हो, ऐसे लेके चलते हैं। बी में क्या हो सकता है, आई बी या फिर आई बी और ओ। एक बच्चा कैसा हो रहा है, ओ हो रहा है, तो मतलब ये वाली चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि दोनों कैसी हैं आपके पास, रिसेसिव है। जब दोनों ओ आएंगे तब जाके ओ होगा। तो हमें ये तो पता लग गया पेरेंट्स ए और बी में कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा ए बी आ रहा है, तो एक से ये उठ के आ रहा है, एक से ये उठ के आ रहा है ऑब्वियसली। तो इसमें हम बोल सकते हैं इसमें कैसा होगा, आई ए आई बी, और ये कैसा होगा, ओ, है कि नहीं। नेक्स्ट ये एक्स से कंबाइन होता है और क्या बनाता है, ए बनाता है। तो एक्स कैसा हो सकता है, या तो आई ए ओ हो या फिर आई ए हो, ये हो सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है। या फिर ये कैसा भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव है, और इधर से ए आ जाए तो भी होगा। 3 केस है, ठीक है जी मैम। उधर हमने देखा ओ वाला है, वो ए से जुड़ता है, तो हमारे पास वाई कौन कौन से हो सकते हैं, देखें। अब इसने क्या बोला, प्योर ए आना चाहिए, ये केस हो गए। अब इसने क्या बोला, वाई क्या हो सकता है, ए है, ए के साथ कंबाइन हो रहा है। ये ए कैसा हो सकता है, ए होने के लिए हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है, आई ए, दूसरा आई ए और ओ, ये हो सकता है। अब ये देखो, या तो क्या कंबाइन करेंगे, ओ से आई ए कंबाइन करेगा, ये हो सकता है कि नहीं, आई ए ओ, या फिर आपके पास ओ आ जाए। ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। स्टेट द जीनोटाइप ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट द जीनोटाइप बताने, जीन्स हमने निकाल ली एक तरीके से। नेक्स्ट इसने बोला जीनोटाइप निकालने हैं, निकालो जी। कौन कौन से जीनोटाइप आपके पास, जीनोटाइप है मैम पेरेंट्स का बताना है। सबसे पहले पेरेंट्स कौन से होंगे, आईएओ और आईबीओ, पता लग गया, ठीक है जी मैम, हमने बता दिया। हमने वही बताया कि पेरेंट्स क्या है, आईए, फादर क्या है, आईए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको पता है उधर ओ को क्या दिखा रखा है, स्मॉल आई से डिनोट कर रखा है। क्यों, क्योंकि रिसेसिव होता है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ओ से डिनोट कर दिया। द इंडिविजुअल एक्स इन द सेकेंड जनरेशन, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है जो हमारे पास कैपिटल लेटर में कौन सा वर्ड होता है, डोमिनेंट जीन आता है कि नहीं। रिसेसिव वाले को हम किस में लिखते हैं, स्मॉल वाले में, है कि नहीं। यहाँ पे मैंने रिसेसिव को ओ से डिनोट कर दिया ताकि क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इंडिविजुअल एक्स इन द सेकंड जनरेशन, एक्स क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है जी। क्या हो सकता है हमारे पास जी मैम, आई ए आई बी, या फिर दोनों क्या होंगे, रिसेसिव हो सकते हैं, ठीक है जी। इसने क्या पूछा, आपके पास वाई वाला कैसा हो सकता है, वाई वाला या तो होगा ओ वाला, बोले तो स्मॉल आई वाला, या फिर आई ए और आई वाला। ये 2 केस हो सकते हैं। या तो क्या आएगा उसका ब्लड ग्रुप ए आएगा, या कैसा ब्लड ग्रुप आएगा, ओ। ये हो सकता है थर्ड जनरेशन में, ठीक है जी, यही है। आगे चलते हैं। डार्विन फिंचेस आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, किरणें, वही बोलते हो आप, यूवी रेडिएशन, किरणें आ रही है अलग अलग जगह, जा रही कि नहीं। एडेप्टिव मतलब खुद को एडेप्ट करना, है ना। डार्विन फिंचेस, डार्विन ने कह ली एक ऐसी बर्ड्स ली, ठीक है। उसने देखा कि वो सेम बर्ड अलग अलग जगह रह रही है, अलग अलग क्या रह रही है, अलग अलग हैबिटेट में रह रही है, अलग अलग क्या आइलैंड पे रह रही है, और उस आइलैंड पे उधर के हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उधर के फूड लेने के अकॉर्डिंग उनकी जो बीक है, जो उनकी चोंच है, वो एडप्ट हो रखी है, ठीक है। उन्होंने खुद को उसके अकॉर्डिंग एडप्ट कर लिया है, दैट इज नोन एज एडप्टिव रेडिएशन, है कि नहीं। यही होता है। डार्विन ऑन अ वॉयज, वो क्या करते हैं, डार्विन भाई साहब अपनी शिप लेके निकलते हैं। क्या नाम है उस शिप का, HMS बिगल। क्या नाम है, HMS बिगल। गैलापागोस आइलैंड है, सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड साउथ अमेरिका। उसने देखा एक पर्टिकुलर साउथ अमेरिका से छोटा सा आइलैंड क्या हुआ है, अलग हुआ है। 13 स्पीसीज ऑफ ग्राउंड फिंचेस फाउंड ऑन डिफरेंट आइलैंड। अलग अलग तरीके की 13 स्पीसीज उसने देखी फिंचेस की। ओरिजिनल फिंचेस वर फाउंड ऑन द मेनलैंड। मेनलैंड कौन सी, साउथ अफ्रीका की मेनलैंड। वो कौन सी है, वो सीड
ईटिंग बीक रखती है, ठीक है, जो सीड को खाती है, ठीक है। डिफरेंट आइलैंड डिफरेंट टाइप ऑफ बीक, उसने क्या देखा, अलग अलग आइलैंड पे जो हमारे पास फिंचेस हैं उनके पास अलग अलग तरीके की क्या है, बीक्स है, जैसे कि वेजिटेरियन ट्री फिंचेस हैं, इंसेक्ट खाने वाली हैं, कैक्टस खाने वाली है। बीक गॉट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू फूड अवेलेबल। अब अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग तरीके का फूड मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उनके क्या हो गई है, बीक उन्होंने डेवलप कर रही है, ठीक है। दिस इज नोन एज, क्या कहलाता है ये, एडप्टिव रेडिएशन। अलग अलग जगह जाके रेडिएशंस करके क्या कर लिया उन्होंने, एडप्ट कर लिया, ठीक है, अपने फूड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द रिसेसिव एलील बी ऑकर्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 इन अ पॉपुलेशन ऑफ मोथ्स दैट इज हार्डे-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको पता है बेसिकली हार्डे-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव एलील इज इक्वल टू 1। इसने रिसेसिव का कितना बताया, इसने रिसेसिव का बताया मैम कितना, 0.8, कितना बताया, 0.8। डोमिनेंट कितना है, ठीक है, तो पी कितना आ गया आपके पास, 0.2 आया कि नहीं, ये आएगा आपके पास पी मतलब डोमिनेंट। अब आपको इंडिविजुअल्स बताने हैं, फ्रीक्वेंसी बतानी है, जस्ट डू दिस स्क्वायर, क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, क्या आ जाएगा, 0.04 है कि नहीं, ये आएगा 0.04 या फिर 4%। हमारे पास किसकी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट, लिस्ट द डिफरेंस बताना है किसके बीच में, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच में। आपको पता है कौन सा ज्यादा एडवांस्ड है, एडवांस्ड है हमारे पास कौन से वाले, हमारे पास इरेक्टस। इरेक्टस क्यों, क्योंकि इरेक्ट हो चुका है इनका पोस्चर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हैबिलिस है, इनकी हाइट क्या है, कम है, डेट इज 4 to 4.5 फीट। हमने देखा इरेक्टस की हाइट कितनी है, एवरेज हाइट 5.5। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, 680 to 375, 735 सीसी, जबकि हमारे पास होमो इरेक्टस की कितनी है, 1125 सीसी, ठीक है। सीसी किसके लिए यूज करते हैं, आपने सुना होगा, मोटर व्हीकल में बोलते हैं ना इंजन के लिए सीसी, वही हमारे पास, हमारा इंजन कौन है, ब्रेन। तो हमारे पास इरेक्टस का इंजन क्या है, ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा एडवांस्ड है कि नहीं। चलिए, मेडिकल इंटर्न अरुण एंड श्याम आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन एन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हैं। दे वर असाइंड 3 पेशेंट, को 3 पेशेंट के रिव्यू लेने के लिए बोला गया। वाइल दे सक्सेसफुली डायग्नोस्ड the disease in the case B and C, they could not recall the name of the causative agent. Additionally, they were used to diagnose the disease of patient A, the given table below. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इसने कुछ चीजें मिस करी है, उसको आप क्या करोगे, फुलफिल करोगे, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट ए है, उसके अंदर क्या है, एनलार्ज लिम्फ नोड है और हेडेक हो रहा है। कौन कर रहा है, यर्सीनिया पेस्टिस कर रहा है। क्या हो सकता है, ऑब्वियसली आप लोग बताएंगे क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, डेट इज प्लेग। क्या होगा हमारे पास, प्लेग होगा। यर्सीनिया पेस्टिस कौन करता है, क्या करता है, प्लेग करता है। कफ विद ग्रीनिश और येलोइश म्यूकस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, न्यूमोनिया, कौन सा ऑर्गेनिज्म करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये करेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, लोअर लिम्ब एक्सक्लूसिवली स्वोलन, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव डिसीज, कौन करता है, व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी, कौन करता है, व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी नाम का फिलेरियल वोम, यही है, सही बात है कि नहीं। तो ये आ गए इसके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 20-year-old बॉय रेशु हैज बिकम एडिक्टेड टू एल्कोहल, ये क्या हो गया है, एल्कोहल के लिए एडिक्टेड हो गया है। मेंशन एनी 2 पॉसिबल रीजन फॉर हिज एल्कोहल एडिक्शन, क्या कारण हो सकता है, उसके ऊपर इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, ये हो सकता है। क्या पता उसको वो कूल बनने के लिए अपने दोस्तों के साथ तब पीने लग गया हो, है ना, ऐसा भी होता है। ये कुछ स्ट्रेस आ रहा है, कुछ प्रेशर आ रहा है ना, या क्या है, उसने देखा अपनी फैमिली में और वो पीने लग गया हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, सजेस्ट एनी 1 मेजर बाय विच एडिक्शन कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे, आप किसी कंसल्ट कर सकते हो किसी से, है ना, आप क्या कर सकते हो, उस स्ट्रेस को कम कर दो, यही कारण है, ठीक है जी। क्या बोला इसने, क्या हो सकता है, सोशल गैदरिंग में जब सब लोग इकट्ठे हैं, सब पी रहे हैं, तो चलो मैं भी पी लेता हूँ। टू रिलीव सोशल और फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आपको पता है उसको स्ट्रेस हो रहा है, फिजिकली स्ट्रेस हो रहा है कि हाँ कोई ना कोई सोशल स्ट्रेस हो रहा है। डिजायर टू एक्साइटमेंट, वो नहीं होता आजकल के बच्चे, यार एक बार तो ट्राई करनी है, वो ट्राई करने के चक्कर में अपना जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। टू एस्केप फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट फैमिली एटमोसफेयर, कुछ लोग क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, अब जैसे क्या बोलते हैं उनके पेरेंट्स, पढ़ा करो बच्चे तभी अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा होगा, ऐसे करके वो बार बार उसे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे। वो एक तरीके से इस डिसअपॉइंटमेंट से एस्केप करने के लिए क्या करता है, बाद में
एल्कोहल का इनटेक करता है, बिकॉज इसके लेने से क्या होता है, डिलीरियम आता है, आप इन सभी चीज़ों से क्या होते हो, अवे हो जाते हो और यू आर फीलिंग गुड गुड, इसलिए वो क्या हो जाती है, हमारे पास स्टूडेंट को आदत हो जाती है. सो दिस इज द रीजन, दिस आर द बेसिक रीजंस ड्यू टू विच एन पर्सन इज इजीली एंट्रैप्ड इन द ट्रैप ऑफ एडिक्शन ऑफ एल्कोहल. ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे कम करें? अवॉइड द अनड्यू पीयर प्रेशर, इस प्रेशर को ही कम कर दिया जाए, एजुकेशन को इंप्रूव कर दिया जाए, काउंसलिंग की जाए, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स और जो उसके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो उसकी मदद करें, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस भी देखें, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प भी ले, है कि नहीं. नेक्स्ट, अ साइंटिस्ट इज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ रिकम्बिनेंट डीएनए, एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जा रहा है कि नहीं, साइंटिस्ट के द्वारा. मॉलिक्यूल बाय कंबाइनिंग अ प्लाज्मिड वेक्टर और अ फॉरेन डीएनए, एक प्लाज्मिड वेक्टर को मिलाया गया एक फॉरेन डीएनए को. अ प्लाज्मिड डीएनए एंड अ लीनियर डीएनए ऑफ द सेम साइज हैव अ सिंगल साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उन पे एक ही साइट है, दोनों पे, डीएनए पे भी और प्लाज्मिड पे भी. व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेपरेटेड, कैसे, उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर देंगे, कैसे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से. द प्लाज्मिड शो 1 डीएनए बैंड एंड द लीनियर डीएनए शो 2 बैंड्स. ठीक है, किस तरीके से, प्लाज्मिड ने क्यों, क्या, क्योंकि प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर होता है, उस पे एक साइड है, एक कट होने पे क्या बनी, पूरा एक ही स्ट्रैंड बना. आपने देखा डीएनए कैसा होता है, पूरा लंबा होता है, एक कट होने पे कितने फ्रेगमेंट बन गए, 2 फ्रेगमेंट बन गए. ठीक है, ये बात क्लियर हुई. व्हाट कॉज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डीएनए बैंड्स एंड जनरेटेड फ्रॉम द प्लाज्मिड फ्रॉम द लीनियर डीएनए, अभी किस तरीके से अलग हुए, वो सिंगल हुआ, वो डबल हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और डीएनए कैसा है, पूरी सिंगल है ना, पूरी लेंथ में है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एग्रोज इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज का ही यूज क्यों किया, बता सकता है कोई, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, ये डीएनए के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पोर साइज होते हैं, जिसके कारण हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. अब इस पे पोर साइज है, तभी हमारा डीएनए क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पे, जिसके कारण हम इसको इजीली इल्यूशन मेथड के थ्रू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, है कि नहीं. चलिए, एक क्वेश्चन आता है, हाउ डज EcoR1 डिफर फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस. EcoR1 क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पर्टिकुलरली कौन से वाला, 2 तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस एक एक्सोन्यूक्लियस. EcoR1 इज एंडोन्यूक्लियस. क्या डिफरेंस है एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में, मैम डिफरेंस है, एंडोन्यूक्लियस हमेशा कहाँ से कट करेगा, बीच में से, कैसे एंड बनाएगा, स्टिकी एंड. एक्सोन्यूक्लियस हमेशा कहाँ से करेगा कट, साइड में से, और कैसे एंड बनाएगा, ब्लंट एंड्स. ठीक है, EcoR1 क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, कट करता है स्पेसिफिक बॉन्ड पे, जबकि एक्सोन्यूक्लियस है कट आउटर बॉन्ड, बाहर के बॉन्ड पे, टर्मिनल पार्ट पे कट करता है कौन, एक्सोन्यूक्लियस. अभी ये आ रहा है आपके पास पॉलिनेशन, बता सकते हो कि नहीं, ये क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी, हो रही है कि नहीं, ऑटोगैमी. आपने क्या देखा, इधर हमने देखा एक ही प्लांट में हो रही है, दैट इज नोन एज जिटोनोगैमी. क्या बोला जाता है इसे, जिटोनोगैमी. अलग अलग प्लांट पे हो रही है, दैट इज नोन एज जीनोगैमी. क्या बोलेंगे इसे, जीनोगैमी. द गिवन डायग्राम शो 3 डिफरेंट मेथड ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट. व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स यूज फॉर द पोलन ट्रांसफर मेथड 2 and 3. अभी नाम बताया, 2 के लिए जिटोनोगैमी, 3 के लिए जीनोगैमी. हाउ डज सेल्विया अचीव पोलिनेशन सक्सेसफुली, सेल्विया किस तरीके से पोलिनेशन कर पाएगा, बाय इंसेक्ट्स, है ना. सेल्विया एक प्लांट है, उसको क्या चाहिए, पोलिनेटर, कौन करेगा, इंसेक्ट्स करेंगे. ठीक है जी. अ पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप्स. डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड द 3 काइंड्स ऑफ एज ग्रुप. ठीक है, ये अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन है. आपको क्या बोला गया, स्टेबल पॉपुलेशन. ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड द डिक्लाइनिंग और द, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन किसकी चल रही है, जापान की. किसकी चल रही है, जापान की. आपने देखा होगा इसमें ज्यादातर कैसे हैं, एज्ड ग्रुप. आपने देखा होगा जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, बढ़ने वाली पॉपुलेशन होती है, वो कैसी है हमारे पास, चाइना की है. चाइना की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है. स्टेबल मतलब लिमिट में है, किसकी, यूएस की.
जापान में आपने देखा होगा ज्यादातर कैसे लोग देखने को मिल रहे हैं, बूढ़े लोग देखने को मिल रहे हैं, है ना, अब वो 50+ है ना, ज्यादा अमाउंट में है। दैट इज डिक्लाइनिंग, यंग पॉपुलेशन क्या है, कम हो गई है। दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या है, कम हो रही है, मतलब वो बच्चे नहीं बन कर रहे हैं। इसीलिए चाहे जो हमारे पास जापान की सरकार है वो क्या कहती है, उन्हें पैसे देती है कि तुम कैसे भी करके क्या करो, बच्चे करो। जबकि हमारी पॉपुलेशन कैसी, एक्सपेंडिंग। आपने देखा होगा हमारी पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है कि नहीं। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। स्टेबल पॉपुलेशन मतलब सब कुछ स्टेबल है, जितना होना चाहिए उसी अकॉर्डिंग है ना, ज़्यादा नहीं है हमारी प्री रिप्रोडक्टिव से। यूएस ने सोच समझ के कि हाँ अभी मेरी पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो नेक्स्ट टाइम भी 2 करोड़ ही रहनी चाहिए लगभग, है ना, हमारी तरह एकदम सडन इंक्रीज नहीं होना चाहिए, है ना। वी आर 140 करोड़ पॉपुलेशन, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग, नेक्स्ट आता है आपके पास सेक्शन डी। ईच क्वेश्चन वैसे टोटल 15 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, ठीक है। तब कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, 3 क्वेश्चन। सबसे पहले, ड्यूरिंग अ फील्ड एक्सकर्शन अ ग्रुप ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट विजिटेड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ऑब्जर्व्ड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंडियन राइनोसोरस इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। दे आल्सो टूर्ड अ बोटेनिकल गार्डन जहाँ पे क्या उगाए जाते हैं आपके प्लांट्स। अ जीन बैंक में जहाँ जीन प्रिजर्व किया जाता है। वेयर दे सो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज एंड प्रिजर्व्ड स्पीड्स, ठीक है, जो खत्म हो रखे हैं उनके प्लांट की स्पीसीज भी देखने को मिली और साथ के साथ उनके सीड को बचाया हुआ भी मिला। नेम एंड डिफाइंड अ टू टाइप ऑफ कंजर्वेशन मेथड इन द अबव मेंशन। कौन कौन से, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब बेसिकली कंजर्वेशन हो रहा है उसकी नेचुरल हैबिटेट पे, जैसे कि कहाँ हुआ आपने देखा, जैसे कि हुआ कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में, वहीं मिलते हैं आपके राइनोसोरस, है ना, उनको वहीं पे क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया। दिस इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्स सिटू मतलब बाहर निकाला, एग्जिट करा उस साइड से और उनको क्या करा, कंजर्व किया थ्रेटेंड स्पीसीज को बाहर उनके नेचुरल हैबिटेट से, है कि नहीं। उसे क्या बोला जाता है, जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं कि नेचुरल हैबिटेट से उतार के उनको बोटेनिकल गार्डन में रख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो जल्दी खत्म होने वाले हैं। जू में भी ऐसा ही होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, क्या बोलता है, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन होती क्या चीज है। क्रायो प्रिजर्वेशन बेसिकली इन विट्रो कंजर्वेशन है किसी भी टिश्यू का, ऑर्गन का। अब आपको पता है वो प्लांट या फिर वो एनिमल रहा ही नहीं है तो हम उसके टिश्यू या फिर ऑर्गन या फिर कोई भी उसका स्पर्म, सीड, एम्ब्रियो कुछ भी लेके हम उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, उसका रेमिनेंट को प्रिजर्व करेंगे। कहाँ पे, एट द डोरमेंट स्टेट, दैट इज द -196 डिग्री सेल्सियस, सब कुछ इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोलता है, व्हाट इज कैप्टिव ब्रीडिंग। इस कैप्टिव ब्रीडिंग एक्स सिटू है या फिर इन सिटू है, जस्टिफाई योर आंसर। कैप्टिव ब्रीडिंग लाइक जूलॉजिकल पार्क, जू में आप क्या करते हो, ऑर्गेनिज्म को बाहर ले जाके क्या करते हो, उसको फीड करते हो, तो इट इज एन टाइप ऑफ एक्स सिटू, ठीक है। हमने क्या देखा, कैप्टिव इज एन एक्स सिटू ब्रीडिंग कंजर्वेशन मेथड बिकॉज थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज आर ब्रेड एंड रियर्ड इन द जूलॉजिकल पार्क। कहाँ हो रहा है, जूलॉजिकल पार्क में हो रहा है, ठीक है जी, ऐसा ही हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट था, याद करो, जिसने क्या बताया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, हमारी ग्रिफिथ जी ने दिया था। क्या दिया था, इसने क्या लिया था, इसने 2 चीज ली थी, है ना। इसने क्या लिया था, इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, हमारे पास एक माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, पर्टिकुलरली कौन से, उसको लेके न्यूमोनिया करने वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया को लिया, जिसकी कितनी स्ट्रेन थी, 2 स्ट्रेन थी, एक तो आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कैसी थी, वायरुलेंट थी, जो क्या कर रही थी, हमारे माइस को मार डाल रही थी। आर स्ट्रेन कैसी थी, नॉन वायरुलेंट थी। ऐसा ही था, है कि नहीं, ऐसा ही था जी हमारे पास, बिल्कुल जी। फिर हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने आर स्ट्रेन डाली तो आपके पास जो माइस है वो जिंदा रहेगा, जैसे एस स्ट्रेन डाली वायरुलेंट है वो उसको मार डालेगी। लेकिन मैंने एस स्ट्रेन कैसे डाली, उसको हीट करके डाला, हीट करा तो वो क्या होगा, मर गया एक तरीके से बैक्टीरिया मरा, तो अब हमारा माइस कैसा रहेगा, जिंदा रहेगा, माइस इज लिविंग। लेकिन जैसे ही मैंने इस हीट किल्ड एस में क्या डाला, लिविंग आर भी डाला। लिविंग आर डालते ही हमारा माइस क्या हो गया, मर गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे अब कुछ उठाया हमारे आर स्ट्रेन ने, कोई चीज उठाई, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये किसने बताया, हमारे बेसिकली हमारे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ने बताया। तो क्या बताया हमें, अच्छे से देखते हैं हम।
ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने क्या करा, उसमें उसने 2 स्ट्रेन ली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की, एक तो स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन जो मार डालती है, दैट इज द एस स्ट्रेन, दूसरी कौन सी रही, रफ ए वायरुलेंट स्ट्रेन जिससे जो माइस को नहीं मारती है। R2 दूसरा वर इंजेक्टेड इनटू माइस, जैसे ही क्या रफ स्ट्रेन डाली हमने माइस के अंदर, माइस कैसा होगा, हेल्दी जिंदा रहेगा। लेकिन जैसे ही एस स्ट्रेन डाली तो हमारा माइस क्या होगा, न्यूमोनिया डेवलप होएगा और वो मर जाएगा। S3 वर हीट किल्ड एट 60 डिग्री, बहुत ज़्यादा सीवियर हाई टेम्परेचर पे हमने क्या करा, S3 को पहले गर्म करा और फिर अब उसको माइस के अंदर डाला, तो अब हमारा माइस कैसा रहेगा, जिंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको गर्मी से मार दिया। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ R2, अभी क्या है, रफ स्ट्रेन कैसी है, जिंदा है, और हीट वाली कौन सी, हीट किल्ड कौन सी है, एस स्ट्रेन है। अब ये दोनों का मिक्सचर डालेंगे तो हमारे पास माइस क्या होगा, मर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से जो हमारे पास एक्टिव या फिर ए वेरिलेंट क्या है, हमारे पास आर स्ट्रेन है जो कि क्या है, जीवित है, वो उस डेड से कुछ चीज उठाती है जिसका नाम क्या है, जो एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इट विल परफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ। नेम द पार्ट्स ए एंड बी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ए, शुरुआत हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, कौन प्रोमोट करवा रहा है, दैट इज द प्रोमोटर, है कि नहीं। बी वाली क्या है, ये क्या है, सेंस स्ट्रैंड है, दिस इज योर एंटी सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट, एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एंटी टेम्पलेट बोलेंगे या फिर कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। बीटा लैक्टोज वाली है, लैक्टोज पाथवे अलग ही चलता है, आपको पता है बैक्टीरिया में जब ग्लूकोज नहीं मिलता तब लैक्टोज पाथवे क्या होता है, एक्टिवेट होता है, ऐसा ही होता है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आई माने इंड्यूसर, पी माने प्रोमोटर, ओ माने ऑपरेटर। जेड वाई ए अलग अलग क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं, ठीक है। तो इंड्यूसर जीन ने क्या बनाया, ये कुछ बनाया जीन, ठीक है। नेम द मॉलिक्यूल एक्स सिंथेसाइज्ड बाय आई जीन। आई जीन ने क्या कुछ एक एक्स नाम का क्या बनाया है, एक मॉलिक्यूल बनाया है जो क्या है, हाउ दिस मॉलिक्यूल गेट इनएक्टिवेटेड। अब इस मॉलिक्यूल को हम कैसे इनएक्टिवेट करेंगे, तो एक्स नाम का क्या नाम है इसका, रिप्रेसर जीन। आपको पता है नॉर्मली ये कोड नहीं होता, जब ग्लूकोज की कमी हो सिर्फ लैक्टोज हो तब ये काम करेगा, है कि नहीं। तो जैसे ही अब नॉर्मल काम नहीं कर रहा तो इसको बंद करके रखना है, बंद करके रखने के लिए ये क्या है, एक बंद करने वाला जीन बनता है जिसका नाम क्या है, रिप्रेसर, रिप्रेस करना, है कि नहीं, रिप्रेस करते हैं। अब जैसे ही इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है हमारे पास, बाहर से थोड़ा सा लैक्टोज आया, वो किसकी तरह काम करेगा, इंड्यूसर की तरह। वो जैसे इंस्पेक्ट करेगा आपके पास क्या हो जाएगा, ये इंड्यूस हो जाएगा इंड्यूस, है कि नहीं। दिस मॉलिक्यूल गेट डीएक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर दैट इज नोन एज लैक्टोज, ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट, अब इसने बोला जेड वाई ए जीन का बारे में बताओ। विच एंजाइम बाइंड्स टू द ऑपरेटर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ऑपरेटर से कौन सा एंजाइम जाके बाइंड होगा जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, डेट इज आरएनए पॉलीमरेज। पहले हमें क्या करना है, उस सेगमेंट की कॉपी बनानी है, आरएनए एमआरएनए बनाना है, तब जाके वो रीड होगा, फिर बाद में हम देखेंगे उस एमआरएनए को ट्रांसलेट करके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, है ना। अब जो ZYA था उससे क्या बनेगा, Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो हमारे पास लैक्टोज आया अंदर उसको क्या करो, लैक्टोज को अब क्या कर दो, ब्रेक कर दो। इसका काम क्या है, लैक्टोज को ब्रेक करना, ठीक है। अब जो बाहर आपको पता है बाहर क्या है, फूड है, किस फॉर्म में, लैक्टोज की फॉर्म में, लेकिन अभी वो अंदर नहीं आ पा रहा क्योंकि परमिटेड नहीं है। अब क्या करेगी आपकी सेल, उसको क्या कर देगी, अलाउ कर देगी किसकी, एंट्री ऑफ लैक्टोज, ऐसा होगा। ए जीन क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज, ये क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द 4 हार्मोन प्रेजेंट इन द। ग्राफ देखिए आपको समझ आ रहा है, किसका है, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है ना। ह्यूमन के अंदर जो, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके बारे में। तो इसने बोला आइडेंटिफाई द हार्मोन ABCD, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको पता है 14 डे पे क्या होता है, LH सर्ज, जिसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा हमारे पास, C हार्मोन इज LH, क्योंकि आपको पता है 14 डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ये होता है ना, बिल्कुल जी। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो कि नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा आपके पास इसी टाइम जैसे LH सर्ज आता है उससे पहले कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है जी, एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, है ना। आपने देखा LH सर्ज जाते ही आपके पास ओवन निकलते ही फॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन,
एक हार्मोन बचा, दैट इज ए। इसमें क्या आपने क्या देखा, जब LH सर्ज आया तब क्या हुआ, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, फॉलिक्यूल को क्या करा गया, स्टिमुलेट किया गया, जिससे क्या हुआ, ओवा निकला, है कि नहीं, ऐसा ही हो रहा है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर हमने क्या देखा, ए इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी इज एस्ट्रोजन, सी इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और डी इज प्रोजेस्टेरोन। ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्यूरिंग अ फर्टिलिटी कंसल्टेशन अ वुमन मेंशंस हर मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर कितने दिन के लिए, 33 डेज के लिए। टू हेल्प हर कंसीव द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू ट्रैक एन ओव्यूलेशन। तो ऑब्वियसली आपको पता है कंसीविंग का मतलब ज़्यादा चांसेस कब है फर्टिलाइजेशन के, ज़्यादा चांसेस कब है कि फीमेल क्या हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए ड्यूरिंग हर ओव्यूलेशन पीरियड, है ना। जैसे ही ओवा आया उधर से स्पर्म आ गया, ज़्यादा चांसेस हो गए फर्टिलाइजेशन के। तो हम इसका क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन का टाइम निकालते हैं, है ना। कब ओव्यूलेशन का टाइम निकालते हैं, ओव्यूलेशन का टाइम कैसे निकालते हैं, 33 माइनस 14, इसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना बचा आपके पास, ये बचा। तो 19 डे इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर हर, क्या होगा, ओव्यूलेशन सबसे ज्यादा फेवरेबल है किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन के। फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर attending this solution class of this ICSE sample paper with the Arihant